हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही होगी। लेट मी चेक। हाँ जी। तो कैसे हैं? कल हमने डिस्कस कर लिया था, याद होगा। हमने बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट कल पढ़ भी लिया था। और एक बार मैं चेक कर लेता हूं सब कुछ ठीक है या नहीं। यस, ऑल इज गुड, है ना? चलिए, ऑल इज वेल। यस। तो कल हमने जो अभी तक अपनी सीरीज में पढ़ा है, और ये जो क्लास हमारी चल रही है, इस क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अभी इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट चल रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा। और आज शुरू करते हैं कल के आगे से क्लास, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल वाला जो सेगमेंट था वो कहां तक पहुंच गया था, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, या हम लोग पढ़ रहे थे, देखा जाए तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में ना, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। अब ये अर्थव्यवस्था के प्रकार से अब हम आते हैं। आ, आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि ओपन इकोनॉमी इकोनॉमी वर्सेस क्लोज्ड इकोनॉमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है? तो खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है, पहले ये देखेंगे। चलिए, जब आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज ओपन इकोनॉमी, ठीक है, तो आप उसको साफ साफ कह सकते हैं, इसमें कोई कतराने वाली बात नहीं है कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है। तो ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? देखो, उस देश को आप खुली अर्थव्यवस्था कह सकते हो, द कंट्री विच इज कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ हो, है ना? तो ओपन इकोनॉमी का मेन सेगमेंट यह है कि कनेक्ट विद कनेक्ट विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो दुनिया के तमाम मुल्कों से जब हम जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये ओपन इकोनॉमी है। तो इसका मतलब कि एक देश दुनिया के अन्य देशों से जुड़ा हो, ठीक है? अब कैसे जुड़ा हो? तो इन टर्म्स ऑफ, जरा देखें, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात एवं निर्यात के मामले में, ठीक है? सर, आज की रिकॉर्डेड क्लास कहां मिलेगी मेरे दोस्त? आज अभी रिकॉर्ड इससे पहले जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनके लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सर का नंबर होगा, एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? तो प्रीवियस लेक्चर आपको मिल जाएगा। और आज की रिकॉर्ड क्लास जो हम आज भी ले रहे हैं, ये सारी क्लासेस आपको ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है? अदरवाइज आप इसी लिंक पर देख सकते हैं, बट ये लिंक उन्हीं लोगों के पास चलेगा जिन्हें हम भेजेंगे। यानी कि जनरली आपको यूट्यूब पर ऐसे नहीं ओपन नहीं दिखाई देगी ये क्लास, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब है एक देश दुनिया के अन्य देशों से जुड़ा हो इन टर्म्स ऑफ किसमें? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में, है ना? इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मामले में, यानी कि अगर हम कहें तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है? व्यापार के मामले में, तो ऐसा कह सकते हैं आयात एवं निर्यात के मामले में, ठीक है? और इसको हम कह सकते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं, व्यापार के मामले में आप दुनिया के तमाम देशों से जुड़े हुए हों, ठीक है? और भी अगर हम देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि बाई, या ऐसा लिख सकते हो, लेंडिंग एंड बोरोइंग, यानी कि ऋण
या अगर मैं कहूं उधार लेन देन के मामले में, उधार लेन देन के मामले में, है ना, लेन देन के मामले में, तो वो भी ओपन इकोनॉमी का हिस्सा है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट, निवेश के मामले में, और निवेश में क्या होगा बताओ? निवेश में दो ही बातें होती हैं, या तो इनफ्लो, या तो आपके यहां पैसा आता है, या फिर आउटफ्लो, या फिर पैसा जाता है। तो पैसे आने और जाने के मामले में अगर आपके पास दुनिया के तमाम देशों से आप जुड़े हैं, तो इसका मतलब आप क्या है? एक खुली अर्थव्यवस्था है। एक और बढ़िया पॉइंट देख लो, वो भी इकोनॉमी का हिस्सा है, फ्री ट्रेवल, है ना? तो हम फ्री ट्रेवल भी रख सकते हैं। अगर देखा जाए सिटीजन्स आर फ्री टू ट्रेवल, तो एक देश से दूसरे देश की मुक्त यात्रा है, यानी कि इसमें कोई बाधा नहीं है कि हमारे देश नहीं आ सकते उनके देश, तो फिर कैसे बने ऐसे? ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी का कंटेक्स्ट ये है। ओपन इकोनॉमी के अंदर जब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ता है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेवल, तो ये सब लक्षण है किसी भी इकोनॉमी के ओपन इकोनॉमी बनने। अब सवाल यह है कि क्यों बनना है ओपन इकोनॉमी? अगर कोई भी देश ओपन इकोनॉमी नहीं बनता तो क्या नुकसान हो सकते हैं? एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 में उसे अपना संविधान मिला, और 1950 से 1991 का जो पीरियड है, 90 तक का पीरियड है, इस अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था में क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं। इसका मतलब हम बहुत फ्रीक्वेंटली यानी कि बहुत आसानी से बिना किसी रोक टोक के आयात निर्यात नहीं करते थे, उन पर बड़े प्रतिबंध लगते थे, उनमें हम PQL सिस्टम का फॉलो करते थे, परमिट लेना पड़ता था, कोटा होता था, लाइसेंस होता था, इन सभी व्यवस्थाओं से होकर ये काम होता था। तो इसीलिए भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार 1950 से 1990 के दशक में बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन इन टर्म्स ऑफ जब हमने 1991 में अपने लिए एक नई आर्थिक नीति बनाई, तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया और कहा हमसे आयात निर्यात कर सकते हैं, हमें उधार दे और ले भी सकते हैं, हमारे पास निवेश भी कर सकते हैं, अगर हमारे देश के लोग आपके देश में भी जा सकते हैं और आपके देश के लोग हमारे देश में भी आ सकते हैं। यह सुविधा हमने 1991 के बाद दी। आज उसका परिणाम है कि भारत पूरी दुनिया में फॉरेक्स रिजर्व रखने के मामले के अंदर टॉप 5 इकोनॉमीज में आ जाता है। आज भारत की स्थिति यह है कि भारत विदेशी मुद्रा भंडार भारत का जो है पिछले दिनों $700 बिलियन तक चला गया, अभी तो $600 बिलियन के आसपास, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार भारत में इतनी तेजी से बढ़ा क्योंकि विदेशी व्यापार इतनी तेजी से बढ़ा। हालांकि जितनी उम्मीद हमें विदेशी व्यापार बढ़ने की थी उतनी अभी हुई नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों के अंदर हम वो भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या देखा कि जब कोई अर्थव्यवस्था दुनिया के तमाम देशों के साथ आयात निर्यात, उधार लेन देन, निवेश, फ्री ट्रेवल, इन सब चीजों को इन कंटेक्स्ट में जुड़ती है, तो उसी अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के कुछ एडवांटेज तो होते ही होंगे, कोई तो एडवांटेज होगा, तभी तो पूरी दुनिया के लोग आज खुली अर्थव्यवस्था में यकीन करते हैं। क्या एडवांटेज होते होंगे? एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है? इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में एक लाभ यह है कि लार्ज मार्केट एक्सेस होता है, लार्ज मार्केट एक्सेस होता है। अब लार्ज मार्केट एक्सेस का मतलब यह है कि बड़ी बाजारों तक पहुंच हो जाती है। आप देखिए,
भारत हमेशा से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी बाजार बना रहा, लेकिन इस बड़ी बाजार का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए। और भारत ही क्या, भारत के लिए यूरोप एक बड़ी बाजार है, भारत के लिए अमेरिका एक बड़ी बाजार है, भारत के लिए चीन भी एक बड़ी बाजार है। अगर वो आपके यहाँ चीजें बेचते तो आप भी उनके यहाँ बेच सकते हो, इसमें क्या हो गया, है कि नहीं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि लार्ज मार्केट एक्सेस है, बड़ी बाजारों तक आपकी पहुंच हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या होता है, जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि तकनीकी भी, उन्नत तकनीकी का विकास देखते हैं आप, तकनीकी उन्नयन भी देखते हैं, तकनीकी उन्नयन भी देखते हैं, और बेहतर होती जाती है तकनीकी आपके लिए, क्योंकि आप दुनिया के तमाम देशों के साथ जुड़ते हैं और उनके साथ कई समझौते करते हैं, तो आपकी टेक्नोलॉजी और अच्छी होती जाती है। जब आपकी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था होगी तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि आपके देश में एफडीआई, एफपीआई, इस प्रकार के कई निवेश पड़ते हैं, निवेश में वृद्धि होती है। और जब ये सब चीजें बढ़ेंगी ना, तो आपके देश में अधिक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होने लगेंगी, अधिक उत्पादक गतिविधियां होंगी, अधिक उत्पादक गतिविधियां होंगी, और जिसकी वजह से आपकी अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, जीडीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, अगर आप यहां पर इस तरीके से काम करते हैं। ये लाभ होते हैं किसी अर्थव्यवस्था। लेकिन इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में इस तरीके की हमें फायदे तो दिखाई देते हैं, लेकिन इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कुछ चुनौतियां भी होती हैं, इतना आसान नहीं है ये। जैसे यहां पर एक बात और देख सकते हैं कि ग्लोबल कंपटीशन भी होता है, ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा होती है, तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो भी इंप्रूव होता है, गुणवत्ता में सुधार, हिंदी में लिख लेंगे, गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार ये तब होगा जब आप दुनिया के तमाम देशों से जुड़ोगे, then you will know, you will aware about this कि what kind of the products they are selling in their own market and what kind of the product you are preparing in your market। तो आप अपनी बाजार में बना क्या रहे हैं, वो बेच क्या रहे हैं, तो उसके बीच की जो गैप है आप तभी भर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं भर पाओगे उस चीज को। तो यहां पर उसी चीज को समझा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हम देखें तो दुनिया के अन्य देशों से अगर भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ती तो हम ये कहते कि भारत की अर्थव्यवस्था आयात एवं निर्यात, लैंडिंग एंड बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, फ्री ट्रेवल, ये सभी सुविधाएं रखती है, तो खुली अर्थव्यवस्था। ये नहीं रखती तो खुली अर्थव्यवस्था नहीं है वो। मार्केट का बड़ा एक्सेस हो जाता है इससे फायदा, यानी कि बड़ी बाजारों तक आपकी आसान पहुंच हो जाएगी। आज भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो तभी ना बढ़ रहा है जब आपके पास मार्केट में खरीदार ज्यादा है। क्या क्लोज्ड इकोनॉमी से बढ़ता? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, तकनीकी उन्नयन हुआ है, तकनीकी की उन्नति हुई है, तब हुई है। एफडीआई, एफपीआई बढ़ा है, ग्लोबल कंपटीशन इंश्योर हुआ है, तो ये सारी चीजें यहां पर बेहतर हुई हैं वक्त के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब हम बात करते हैं इस तरीके की चीजों की, तो आपको एक बात और बताते हैं कि जिस चीज के एडवांटेज होते हैं ना बेटा, उस चीज के फिर डिसएडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो फायदे हैं तो थोड़ा सा नुकसान भी है, समस्याएं भी और चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हो सकती हैं जरा सोचिए। क्या ऐसे में अगर आपकी अर्थव्यवस्थाएं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जाल में फंसेंगी और आप प्रोड्यूसर स्टेट नहीं है, तो वहां पर आपकी
इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो सकती है। मतलब इंपोर्ट डिपेंडेंसी का मतलब है कि आपकी आयात निर्भरता हो सकती है। और आयात निर्भरता कभी भी अच्छी चीज, किसी चीज पर निर्भर होना जरूर अच्छी बात नहीं। आयात क्या, लोग कहते हैं ना कि उस व्यक्ति पर निर्भर मत हो, अपना काम स्वयं करो। तो इसका मतलब किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु पर भी निर्भर होना जरूरी अच्छी बात। आयात निर्भरता, जब आप आयात निर्भर हो जाएंगे तो आप खुद से सोच कर देखिए, आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। अगर आप, जैसे एक तरीका होता है, कोई कहते हैं कि हमारी दुकान से आप उधार ले जाया करो, कोई बात नहीं। तो आप उधार लेते रहे और बाद में इतना उधार हो गया कि उसे चुका ही नहीं पाए। हुई ना समस्या, बोलिए। तो यही चीज हमें समझनी पड़ेगी, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये ऐसे नहीं चलता भाई, ना ना ना, गलत हो जाएगा फिर। कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा खर्च कर ले फिर उसको चुकाओगे कैसे आप? तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो सकती है। एक समस्या और आ सकती है, लॉस ऑफ सोवेनिटी, संप्रभुता को भी क्षति पहुंच सकती है। कई बार क्या होगा, आपको इतना उधार दे देंगे कि आप इनका उधार चुका ही नहीं पाओगे, फिर आपको निर्णय खुद इनके हिसाब से लेने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, पाकिस्तान में बनाया जा रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना से पाकिस्तान गुजरते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। अब बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से करी गई और पाकिस्तान वाले इस बात को लेकर खुश है कि एक औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है और इस गलियारे के किनारों पर बड़ी बड़े उद्योग लगाए जाएंगे और पाकिस्तान एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जरा सोचकर देखिए कि यदि चाइना यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर निवेश कर रहा है तो क्या कभी चाइना के खिलाफ जा सकते हैं? चाइना मनमाने एग्रीमेंट करेगा, समझौते करेगा, वो भी करने पड़ेंगे। तो वही चीज को समझना है यहां पर। फिर आते हैं, एक हालिया एक वाकया आपने सुना होगा कि श्रीलंका को चाइना के द्वारा बिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए कि वो एक पोर्ट का निर्माण करे। श्रीलंका ने पोर्ट का निर्माण किया, हम्बनटोटा पोर्ट कहलाया, और हम्बनटोटा पोर्ट से उस पैसों की रिकवरी नहीं हो पाई। यानी कि हम्बनटोटा पोर्ट उतना आर्थिक रूप से समृद्ध, या हम कह सकें उतना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रहा। बाद में फिर क्या हुआ, फिर 99 वर्ष 99 इयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर दे दिया गया चाइनीज कंपनी के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप आयात निर्यात खोलना चाहते खोलिए, लेकिन कर्ज मत कर लेना, नहीं तो ये एक समस्या हो सकती है कि सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा, लॉस टू डोमेस्टिक मार्केट, ये भी होता है, पता है, घरेलू बाजार को क्षति। आप कहेंगे घरेलू बाजार को कैसे क्षति? तो मेरे प्यारे दोस्त, घरेलू बाजार को क्षति का मतलब यह है कि जो घरेलू बाजार है वहां पर आप याद रखें कि विदेशी बाजार आएंगे, विदेशी उत्पाद आएंगे, तो विदेशी उत्पादों से भारतीय उत्पाद को, या जो जहां जिस भी देश की बात हो रही, वो उत्पाद अगर कंपीट नहीं कर पाए, तो घरेलू बाजार में, जो घरेलू बाजार में उत्पादन करने वाली, से भारत में देखते हैं रीबॉक, एडिडास, नाइकीस, प्यूमा एंड स्केचर्स, इस तरीके की कंपनियों ने शूज बनाने वाले लोगों का काम खत्म कर दिया। जो हाथ से शूज बनाते थे, आज वही लोग बेचारे किसी कंपनी में, कल को अपनी दुकान के मालिक थे, शूज बेचते थे, आज वो दूसरे की दुकानों में बैठकर शूज दिखाने का काम करते हैं, नौकरी पर। तो ये भी एक नुकसान हो सकता है, हो सकता है। तो घरेलू बाजार को क्षति हो सकती है। जब अगर अर्थव्यवस्था आपकी खुली है, विदेशी निवेश अगर आपके देश के अंदर आया है, तो क्या हम ये कह सकते हैं एनवायरमेंटल, मेंटल
एक्सटर्नलिटीज होती हैं, पर्यावरणीय नुकसान, क्षतियां। तो पर्यावरण की क्षति भी होती, पर्यावरणीय क्षतियां भी होती, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज आती हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि विदेशी आदमी आएगा तो उसको क्या फर्क पड़ता है आपके देश में पर्यावरण अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है, वो तो फटाफट बेचना शुरू करेगा, वो प्रॉफिट पर ध्यान देगा, तो उसको इस सब चीज से मतलब नहीं है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं अगर आपकी अर्थव्यवस्था एक ओपन इकोनॉमी है, लेकिन उसके फायदे ज्यादा दिखते हैं। तो पलड़ा जो है अगर तराजू देखें तो डिसएडवांटेज की तरफ ना झुककर एडवांटेज की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ठीक है। इसलिए अर्थव्यवस्थाओं ने चुना कि वो एक कैसी अर्थव्यवस्थाएं रहेंगी, वो एक रहेंगी खुली अर्थव्यवस्थाएं। अच्छा एक चीज और, मान लो आपको नहीं पसंद आए कि नहीं जी ये वाला पलड़ा भारी है, आपको लगे कि नहीं जी ठीक नहीं है ये ओपन इकोनॉमी, तो ठीक है आप दूसरा विकल्प चुन लें, आप बन जाएं क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाए। अब ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था बन जाए। बंद अर्थव्यवस्था क्यों? तो आपको ध्यान रखना है कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि दे डू नॉट ऑपरेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो दुनिया के तमाम देशों के साथ व्यापार नहीं करती, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था विश्व के या दुनिया, ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व से आर्थिक संबंध नहीं रखती। ये लो, ऐसी इकोनॉमी विच डू नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डज नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और फिर से वही बात कि इकोनॉमिक रिलेशन क्या मतलब है, आयात निर्यात नहीं करते, लिख लीजिए, ठीक है। यहां लिखिए क्या दिक्कत है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट निवेश, बोरोइंग्स, फ्री ट्रेवल, आगे क्या लिख दूं, नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध नहीं रखती, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग, इन्वेस्ट, इन टर्म्स ऑफ फ्री ट्रेवल, ये किसी मायनों में इनके साथ कोई व्यापार नहीं रखते, बल्कि अलग रहते, दूर दूर चलते, कहते नहीं जी हमें कुछ नहीं आपसे मतलब है। ऐसा क्यों, वाई, क्यों लोग क्लोज्ड इकोनॉमी फॉलो करते होंगे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं होनी चाहिए, नहीं हो सकती। देखो जी, अगर अर्थव्यवस्था का फोकस डोमेस्टिक इंडस्ट्री है या डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, इंडस्ट्री लिख लो, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि घरेलू उद्योगों पर विशेष बल है, तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो इन्हें कहीं नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। या फिर इकोनॉमी ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ सफिशिएंट हो,
अगर हमारी इकोनॉमी आत्मनिर्भर है तो फिर क्या हमें दूसरे देशों के साथ कुछ करने की जरूरत है? फिर क्यों करेंगे भाई, है ना? ये तो साफ साफ बात है कि भाई हमें नहीं, घरेलू उद्योगों पर विशेष बल है, विदेशी कंपनियों को आने नहीं देंगे और सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है, तो दूसरों की कोई जरूरत भी नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि जब कभी भी अगर आप अपनी इकोनॉमी को बंद कर रहे हैं तो उसका एक कारण यह हो सकता है कि संरक्षणवादी नीति को अपनाया जा रहा है, मतलब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मतलब ऐसी नीति को फॉलो कर रहे हैं जिस नीति के तहत, ऐसी नीति को फॉलो कर रहे हैं जिस नीति के तहत प्रोटेक्शन किया जा सकता है अपनी इकोनॉमी को विदेशियों से दूर। इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कहते हैं कि भारत में यूरोपियन लोग, पहले तो यूरोपियन लोग आए और उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोल दी, तो आने दिया ना, लालच दिया, फिर भारत के संसाधनों का इस्तेमाल किया, यहां तक कि दादा भाई नौरोजी को यह तक बताना पड़ गया लोगों को कि ये लोग धन के निष्कासन के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, भारत का पैसा लूट लूट कर अपने देश ले जा रहे हैं, तो विदेशियों को मत घुसने दो। यहां तक कि आपको याद होगा कि हमारे गांधी जी ने विदेशियों के कपड़े जलाए, कहा कि नहीं इनके कपड़े मत खरीदो, क्योंकि अगर इनको प्रॉफिटेबल बिजनेस इंडिया से देते रहोगे तो ये जाएंगे ही नहीं। भारत से कब जाएंगे वो? जब उन्हें लाभकारी या प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं मिलेगा तो जाएंगे फिर एक बार। और 1947 आते आते सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए, फिर कुछ खास ऐसा था नहीं उनके पास कि जो भारत में रुकते वो। तो कोई भी अर्थव्यवस्था जो घरेलू उद्योगों पर विशेष बल देना चाहती है उसे यहां पर क्लोज इकोनॉमी फॉलो करनी चाहिए। कोई भी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भरता पर आधारित होगी, जो सेल्फ रिलायंट होगी, सेल्फ सफिशिएंट होगी, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि फिर तो हमें किसी से मतलब नहीं है। वन मोर थिंग, अगर कोई भी अर्थव्यवस्था प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही है, संरक्षणवाद की नीति फॉलो कर रही है, उसे किसी दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है, तो फिर वहां पर भी क्लोज इकोनॉमी हो सकती है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि कोई अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी हो सकती है? बताइए, हो सकती है कोई? तो अभी के लिए तो मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में तकनीकी बहुत जरूरी है, निवेश बहुत जरूरी है, ऋण बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत आसान सी चीज है कि आपको दुनिया के तमाम देशों के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर मैं कहूं भारत एक क्लोज इकोनॉमी है तो इसका मतलब है कि भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ मुक्त व्यापार नहीं करता। करता है तो हम कहेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हम करते हैं, बोरोइंग भी हम करते हैं या देते हैं, और फ्री ट्रेवल भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया तो क्लोज इकोनॉमी नहीं है भाई। अब क्लोज इकोनॉमी का मतलब रिजिड क्लोज नहीं होता। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर कहा जाए, क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि जब सरकार आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैरियर लगाना शुरू कर दे, बाधाएं लगाना शुरू कर दे, तो उसे हम मानते हैं क्लोज। जब मैं कहता हूं 1950 से 1990 के दशक में भारत एक क्लोज इकोनॉमी था, तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि उस समय भारत एक भी चम्मच भी नहीं किसी से खरीदता होगा। तो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहां से आता होगा? खरीदता होगा, लेकिन आजादी नहीं होगी। At this point of whatever freedom we have to purchase या we have to import from the outside, पहले नहीं था। अब जो आजादी है हमारी, वो आजादी पहले नहीं थी 1991 से पहले। ठीक है? तो यहां पर इन नीतियों के कारण कोई भी कंट्री ऐसा अडॉप्ट कर सकती है। या एक एग्जांपल देता हूं, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, BBIN, मोटर व्हीकल एक्ट, एक कानून, एक एक्ट था
एक समझौता था इन चार देशों के बीच। इन चार देशों ने तय किया कि हम लोग अपने यहां पर जो ट्रकों की आवाजाही है उसको सीमलेस कर देंगे, और जिससे कि तेजी से कार्गोस, ट्रक्स और ये सब चीजें चल सके, कंटेनर्स, और सप्लाई अच्छी हो सके। तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल ने तो ओके कर दिया, भूटान ने ओके नहीं किया, भूटान की संसद ने मना कर दिया। तो उनसे पूछा गया कि ये तो आपके फायदे के लिए बात थी, जो भी वस्तुएं आती, सामान आती, आपके यहाँ आसानी से आता, और नेपाल, भूटान सब जगह से खूब ट्रेड मार्केट बनती, आपका एक बढ़िया चौराहा बन जाता, खूब खूब घुमाते रहते गुड्स को। तो भूटान ने क्या कहा कि देखो जी, ये सब बात सही है आपकी, लेकिन जरा सोच कर देखो आप, भूटान एक ऐसा देश है जो कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, अभी ही कार्बन न्यूट्रल है वो। यानी कि भूटान इज द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है, और कार्बन वो सिक्वेस्ट्रेशन कह लो आप उसको, या कार्बन सब्जियों को ज्यादा कर लेते हैं। तो कहते हैं हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर जो आप इतना मोटर व्हीकल या व्हीकुलर जो कार्बन एमिशन होगा, उससे कितना नुकसान होगा हमारे पर्यावरण को, तो वहां पर भी ऐसे तरीके से उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे करके भी तो कुछ कंट्रीज हो सकती हैं जो अपनी इकोनॉमी को क्लोज करेंगे, नहीं नहीं, पर्यावरणीय कंसर्न, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, उसके कारण हमारे देश मत आओ, क्योंकि आपका भरोसा नहीं, आप प्लास्टिक से बनी हुई चीजें बेचोगे, आपका भरोसा नहीं है, आप ऐसी चीजें बेचोगे जो पॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हो सकता है कई दफे कि जो लोग इसमें हैं वो इन्हीं चिंताओं की वजह से, यानी कि पर्यावरणीय चिंताएं, ठीक है, पर्यावरणीय चिंताएं, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से बंद अर्थव्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। बट आज के समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है सामान्यता। हाँ ये है कि जैसे कुछ अर्थव्यवस्थाओं का झुकाव वेस्ट कंट्रीज की तरफ हो सकता है, कुछ अर्थव्यवस्थाओं का झुकाव एशिया की तरफ, जैसे नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया बंद नहीं होगा, नॉर्थ कोरिया के संबंध रशिया से होंगे, चाइना से होंगे, मंगोलिया से हो जाएंगे, अपने टाइप की जो मुल्क हैं उनसे हो जाएंगे, बट बंद क्यों होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी आपने देख लिया है और समझ लिया है। अब हम चलते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स, या इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक का कंट्रीज क्लासिफिकेशन। वर्ल्ड बैंक दुनिया के मुल्कों को उनकी इनकम के आधार पर कैटेगराइज करता है, और वो इनकम है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के आधार पर। आइए जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि देखो भाई, जो विश्व बैंक है उसकी माने तो हम यहां पर देखेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय एक एवरेज इनकम होती है उस देश के लोगों की। इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। उस देश की जो नेशनल इनकम होती है या जो राष्ट्रीय आय होती है, उसे हम डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, यानी कि जनसंख्या से। तो उससे हम इसको विभाजित कर देते हैं। तो जो आंकड़ा हमारे पास आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया में द वर्ल्ड बैंक कहता है कि 4 प्रकार के देश होते हैं। 4 प्रकार के देश होते हैं, ठीक है। और ये जो इनकम का क्राइटेरिया है वो हर साल लेता है। जैसे आप इधर मत देखो, जो मैं लिख रहा हूं उसको देखो। इन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2024 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक, यानी कि 30 जून 2025 तक
आप 4 टाइप ऑफ कंट्री बना लो। पहला बनाओ लो इनकम यानी कि न्यूनतम इनकम वाले देश, निम्न वर्ग। निम्न वर्ग क्या कहा ऐसे देश जहां पर 1145 कितना 1145 डॉलर, अगर इससे कम साल की कमाई है किसी भी देश में, एवरेज इनकम है, तो उसे हम लो इनकम कंट्री मानेंगे। दूसरा है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज का मतलब है कोई भी देश जिसकी कमाई 1146 डॉलर से लेकर 4515 डॉलर तक है, तो भैया उसे भी हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री ही मानेंगे। फिर आते हैं का एक क्लासिफिकेशन आप और बना लो कि वो कंट्रीज कौन सी होंगी जो अपर मिडिल इनकम होंगी, यानी ऐसे मुल्क जिन्हें आप कहोगे कि ये अपर मिडिल है, मिडिल क्लास ही, लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास होता है ना वही। तो वहां पर कहा कि अगर इनकी इनकम 4516 डॉलर से 14005 डॉलर तक है, तो इसे मिडिल इनकम कंट्री कहा जाए, अपर मिडिल कहा जाए। तीसरा हमारा कैटेगरी बनता है हाई इनकम। हाई इनकम क्या है? हाई इनकम कंट्री का मतलब हुआ जब 14005 डॉलर से अधिक पर कैपिटा इनकम होगी तो उसे हम बोलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं कि लोअर मिडिल इनकम, मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम। तो 4 कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ कैटेगरी की कंट्रीज यहां पर बताई गई है। एक बात ध्यान रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना, तो चाइना एक अपर मिडिल इनकम कंट्री। तो उम्मीद करता हूं ये वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन मैं तो यही मनाऊंगा कि यही पूछ लिया जाए। अगर पूछ लिया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा फिर तो क्या ही है, जीवन चल ही रहा है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं, अगली हेडिंग लिखे हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र। क्या है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र? पहला प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा क्या है? टर्सरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी को 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। क्या होता है प्राइमरी? प्राइमरी क्षेत्र के अंदर
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आता है, मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आता है, और एक और लिख सकते हैं माइनिंग भी इसी में आती है, खनन भी इसी में आता है। ठीक। सेकंड, ये सारे सेक्टर किसकी तरफ से दिए गए? नेचर की तरफ से, इसीलिए हम इसे नेचुरल सेक्टर भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? ऐसा सेक्टर विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण, है ना, निर्माण, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ना भाई, इस क्षेत्र के अंदर मशीनों का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए जनरली हम इसे मेजरली हम लोग इंडस्ट्रियल या औद्योगिक भी बोल लेते हैं, क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब होता है प्रोडक्शन या फिर उत्पादन with the help of machines, उत्पादन मशीनों से। क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? उत्पादन किससे? मशीनों से उत्पादन। मशीनों से उत्पादन, मशीनों से उत्पादन। टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या है? तो टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से अलग क्यों है? टर्सरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से अलग क्यों है? तो तृतीय क्षेत्र को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और सेवा क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? सेवा क्षेत्र का मतलब हुआ, जैसे कि सेवाएं क्या होती हैं? एडुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा। तो भैया ये जो आपके देश में कुल उत्पादन होता है, या तो वो प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में होता होगा, या तो वो सेकेंडरी में, या तो वो टर्सरी में। ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन विल बिलोंग टू दिस और दिस और दिस। इनमें से किन्हीं क्षेत्रों को प्रोडक्शन बिलोंग करता होगा। जैसे मैं कहूं कार, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मैं कोई एजुकेशन में पढ़ा रहा हूं, टर्सरी सेक्टर। जैसे मैं को गेहूं, ये, यानी कि जो भी उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है प्राइमरी का रोल कितना है, सेकेंडरी का रोल कितना है, टर्सरी का रोल कितना है। अगर देश में 100 रुपये का काम हो रहा है, तो अगर यहां पर मैं आपसे कहूं 100 रुपीज का काम हो रहा है, तो उन 100 रुपीज में से शेयर ऑफ सेक्टर्स
इन GVA, GVA मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है। तो क्षेत्रों की उत्पादन में हिस्सेदारी, यहां पर यह सवाल है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो क्या बताओगे आप? पहले क्या लिखोगे? प्राइमरी सेक्टर। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा होगा वो कौन से सेक्टर में हो रहा होगा? तो अगर हम 2024 को मापें, 25 को, तो उम्मीद है, बजट का एस्टिमेशन है कि हमारे पास 19.6%, 19.6% प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी? 19.6%, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र 19.6%। फिर आते हैं सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र की अगर बात करें तो 25%, 25% की हिस्सेदारी आती है इनकी तरफ से, ठीक है। और तीसरा बनता है हमारा टर्सरी सेक्टर, और उसकी हिस्सेदारी आती है, आप इसको ऐड ऑन कर लो, 55.3%। तो अगर देश में 100 रुपए का उत्पादन हुआ तो प्राथमिक एग्रीकल्चर वाले कितने रुपए का प्रोडक्शन कर रहे हैं? 19 में लगभग 19.5 का। सेकेंडरी वाले 25 का, और सेवा क्षेत्र 55 रुपए का, ठीक है, याद रखना। और ये इसी पैटर्न से जुड़ा हुआ है आपस में, है ना, इसका कोई अलग पैटर्न नहीं है। फिर आते हैं कि एक ऐसा सेक्टर है जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। ये क्या है? इंटरलिंक है, आपस में संबंधित है। और हम यहां पर देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को टर्सरी सेक्टर की मदद से हेल्प मिलती है। तो मतलब प्राथमिक, अगर देखा जाए कि सेवा क्षेत्र खुद से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, लेकिन वो उत्पादन करने में सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को मदद करते हैं। इट मींस टर्सरी सेक्टर does not produce any item या any goods by itself, but it provides services to primary and secondary sector to produce the goods. ये खुद से किसी चीज का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन ये सेवाएं जरूर देते हैं जिनकी माध्यम से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल, जैसे कहें डेयरी उत्पादन, मछली उत्पादन, बागवानी, है ना, तो ये सब प्राइमरी में आएगा। कैमरा बनाना, एसी बनाना, पंखा बनाना, ये सब आएगा सेकेंडरी में। पढ़ाना, बैंक का काम, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब आएगा टर्सरी में, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं और इसी गति से चलती रहती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से हमें आगे भी बढ़ते रहना है। अब हमने क्या क्या समझ लिया? हमने बहुत सारा एस्पेक्ट देख लिया है। ओपन इकोनॉमी क्या होती, क्लोज इकोनॉमी क्या होती, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, ये भी समझ लिया। अब हम आज क्लास के एक ऐसे मौके पर चलते हैं जहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाले हैं। आप सबने एक टर्म सुना होगा, गिग इकोनॉमी, सुना है? गिग इकोनॉमी एवं गिग वर्कर, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर क्या होते हैं, पहले ये समझ लीजिए, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत में एम्प्लॉयमेंट की बात करें, या तो आप अपना बिजनेस खोल लीजिए,
तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है। या तो आप कोई ऐसा कारपेंटर बन जाइए, प्लम्बर बन जाइए, तो भी अपना बिजनेस है, या तो आप किसी की नौकरी कर लीजिए, तो आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, है ना। गिग वर्कर क्या होते हैं? कहते हैं गिग वर्कर वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयर से किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से बने नहीं होते। दे बेसिकली एम्प्लॉयर ऑफर्स अ फ्लेक्सिबल जॉब। एक उदाहरण लेते हैं, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, जेप्टो, इस तरीके की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को बोलते हैं, जो इनके एम्प्लॉई होते हैं एक तरीके के, कि आप ना हमारे लिए काम करो, आपको जब टाइम मिले तब काम करो। मतलब आपने देखा होगा, जैसे मैं अगर कोई ऑफिस ज्वाइन कर लेता तो वहां 10 बजे से 6 बजे तक की ड्यूटी होती, तो मैं उसे ये नहीं कह सकता था कि नहीं मैं आज नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक ओला वाले को देखा होगा आपने, उसका मन करता है तो राइड को एक्सेप्ट करता है, और मन नहीं करता तो राइड को एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी इच्छा से काम करता है। द पर्सन हु हैज फ्लेक्सिबिलिटी, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है। ऐसे में जब आप केवल इतने यानी कि केवल काम किए, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मिला और कॉन्ट्रैक्ट का आपने खत्म कर दिया, आप अपने घर वो अपने घर। अगर मैं किसी का रेगुलर एम्प्लॉय होता तो उसे मुझे पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, मेडिकल क्लेम, पीएफ और इस तरीके की बहुत सारी चीजें देनी पड़ती। लेकिन गिग वर्कर को ये सारी चीजें नहीं मिलती। हालांकि एक चैलेंजेस भी है। गिग वर्कर 4 राइडें की उसने और 4 काम निपटाए और घर चला गया, उसने नहीं लेने 10 काम, यानी कि उसको स्वतंत्रता है। ऐसे वर्कर को हम बोलते हैं गिग वर्कर। The worker, those who do not have any formal contract for the regular employment with the employer. एक वर्कर, एक श्रमिक जो अपने नियोक्ता के साथ किसी भी प्रकार के नियमित रोजगार के लिए समझौते पर नहीं होता। नियमित रोजगार के लिए समझौते पर, मतलब एक श्रमिक नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर या नियोक्ता के साथ नियमित रोजगार के समझौते में नहीं होता। समझौते में नहीं होता, धोता लिख रहा है, बताओ, होता, उसे हम बोलेंगे गिग वर्कर। यानी कि ऐसा एम्प्लॉय जो खाली अपना काम करे और घर जाए, उससे कोई फर्क नहीं। फ्लेक्सिबल है, एक्सचेंज ऑफ लेबर, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जैसे मैं कहूं, इसमें क्या होगा, एक तरीके से फ्रीलांसर्स जो घर पर बैठकर टास्क लिए और काम कर दिए, ऐसे लोग जो पार्ट टाइम वर्कर हैं, काम किए, कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन ये जो समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं, ये बेसिकली नियमित श्रमिक नहीं है, इसके श्रमिक नहीं है। इसका फायदा क्या होता है कि मुझे जितना काम करना है मन लगाकर करता हूं, तो यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी होती है। यानी कि अगर मैं कहूं तो इसका एक फायदा है, लाभ ये है, लाभ क्या है,
कि बेहतर गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं, ये लाभ है इसका। दूसरा क्या है? बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, ये लाभ है। और क्या हो सकता है? तो कहते हैं बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के साथ साथ यहां पर उसकी क्या है? उचित कीमत, कीमत भी है। यानी कि सेवाएं तो बेहतर हैं, लेकिन उनकी कीमतें भी कैसी हैं? उचित हैं। यानी कि सामान्य कीमतें, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम कीमतें कोई वसूल रहा है, वो नहीं नहीं, आसान कीमतें वसूल रहा है। ठीक है, बहुत सामान्य कीमतें वसूल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। इसको लेकर बहुत बार सवाल पूछे गए कि गिग वर्कर क्या होता है। तो कहना कि कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आप बोलते हो। जैसे आप कोई मकान बनवाते हो और ठेकेदार को बोलते हो कि 20 दिन में मकान बना दो, वही है गिग वर्कर। ठेकेदार अब मकान बना दिया, ना तुम मुझे जानो ना मैं तुम्हें जानू, तुम अपना घर समझो, हमें क्या मतलब। मैंने उसे कोई रोजगार पे तो नहीं रख लिया कि मिस्त्री को कुछ हो जाए, ठेकेदार को कुछ हो जाए 1 साल के बाद, तो मिस्त्री ठेकेदार आए कि साहब हमने आपका 1 साल पहले घर बनाया था, अब मेरा इलाज करवाओ। नहीं, अगर वो मेरी कंपनी में, मेरी कोई इंटीरियर डिजाइनर की मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी होती, आर्किटेक्चर की कंपनी होती, आर्किटेक्ट वगैरह का काम करता, या फिर रियल एस्टेट की फर्म होती, उसमें ये लोग काम करते, रेगुलर एम्प्लॉई होते, तो फिर मैं उनको सब देना पड़ता मुझे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं देना है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो व्हाट आर द मतलब बेनिफिट्स क्या हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो सुविधा के अनुसार कार्य, सुविधा के अनुसार कार्य करने की सुविधा। ठीक है, सहूलियत, सुविधा के अनुसार कार्य की सहूलियत। ठीक है, मोर वेराइटीज, मोर वेराइटीज का मतलब हुआ आपके पास अधिक अवसर, अधिक अवसर, और यहां तक कि आप एक साथ कई काम भी कर सकते हो। मेरा भी, जैसे मैं अगर आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा तो आपको बस सुबह से शाम तक वहीं बैठाओगे आप मुझे कि भाई अब आप कहीं नहीं जा सकते, आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने आपकी कंपनी नहीं ज्वाइन की तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई मेरा काम, ठेकेदार मेरी भी बिल्डिंग बना सकता है, बगल वाले की बना सकता है, बस मैं उसे यही कह सकता हूं भाई टाइम पर डिलीवरी करो, है ना। तो अधिक अवसर मिलते हैं, यहां पर स्वायत्तता अधिक है, अधिक है। जब मन करे चाय पीजिए, जब मन करे घूमिए। मैं तो कहता हूं मनाली से करके दे दीजिए काम। सरकारी नौकरी में जाइए और या किसी भी ऑफिस में जाइए, किसी प्राइवेट जॉब में जाइए, उनको बोलिए कि साहब काम आपका रुकेगा नहीं, लेकिन मैं मनाली से करके दूंगा, भगा देंगे वो आपको। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट डेवलपर है एंड ही इज मेंशनिंग दैट कि भाई मैं वेबसाइट डेवलपर हूं, आपका काम मैं करके कल तक दे दूंगा। तो मैं उसको ये थोड़ी ना बोलता कि मेरे सामने बैठो। वो कहता कि भाई मेरे भाई की शादी है, मैं शादी में जा रहा हूं, वहीं से करके दे दूंगा। आप कहते हो ठीक है ठीक है। तो वो चाहे कहीं से भी, शादी भी एंजॉय कर रहा है, काम भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है। तो ऐसे वर्कर्स को गिग वर्कर कहा गया। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, ये तो कहने की बातें हैं लेकिन है, हाँ ठीक है। बेहतर कार्य जीवन संतुलन, बेहतर कार्य जीवन संतुलन। ठीक है, कार्य और जीवन के बीच एक बेहतर सामंजस्य बिठा सकते हैं, यहां पर यह कहा गया। बेटर अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा बेहतर अवसर भी मिल सकते हैं, यहां पर एक साथ आप कई काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक समस्या है, रेगुलर सैलरी, जब रेगुलर जॉब में रहते हो तो सैलरी मिलती है, रेगुलर मिलती है। जिस महीने नहीं आएगी 31 को आती होगी, और नहीं आएगी तो आप खड़का दोगे कि भाई हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा, है ना। इरेगुलर आय, ये एक बड़ी समस्या है। अनियमित
ठीक है, अनियमित आय, क्योंकि कभी काम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। मिलने को एक साथ 4 काम मिल जाएंगे, नहीं मिलने को 10 काम भी नहीं मिलेंगे। 10 दिन 20 दिन तक बैठे रहोगे, है ना। कॉम्प्लेक्स टैक्सेस, जटिल कर। अब जटिल कर का मतलब यह है, कभी उसका काम किए तो उस पर इतना % टैक्स, फिर उतना % टैक्स, फिर हर जगह छोटा छोटा करते हो तो 10 अलग अलग लोग टीडीएस काट रहे, कोई फिर कोई टैक्स जमा नहीं कर रहा, है ना। बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं तो सारी जिम्मेदारी उसी कंपनी, लेकिन मैं साल भर में 30-40 कंपनियों का काम किया, तो किसका देखूंगा किसने टैक्स जमा किया नहीं किया, तो वो एक समस्या। नो बेनिफिट्स का मतलब है सामाजिक सुरक्षा का अभाव, मतलब सोशल सिक्योरिटी। जैसे पेंशन का कुछ पता नहीं है, हालांकि पेंशन का तो वैसे भी कुछ पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर कोई स्कीम अगर होगी तब इनको बाद में मिलेगा उसका बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट भी कुछ पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। पेंशन के साथ साथ कोई इंश्योरेंस बेनिफिट अगर मिलते होंगे वो भी मिलेंगे कि नहीं, वो भी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं, एक्सीडेंटल कवर वगैरह होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीजें, है ना। जैसे कई ऐसे केसेस देखे गए कि डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने जा रहे थे तो पैकेट डिलीवरी कर दिया, उसके बाद उन्होंने नेट ऑफ कर दिया, तो कंपनी उनको क्या मानकर चल रही, तो अब ये जॉब पर नहीं है। अब वो घर जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी क्या कह देगी, वो मेरे काम पे थोड़ी ना था, वो तो उसका काम था एक पार्सल कलेक्ट करके उस घर तक देना, घर दे दिया, उसके बाद उसने ऑफ कर दिया, अब उसका एक्सीडेंट हो जाए, नदी में कूद जाए, उसके लिए आप जिम्मेदार थोड़ी है। तो वो चक्कर है। लेकिन नियमित जॉब में ऐसा नहीं होता, जब तक बंदा घर से निकला हो, घर में पहुंच जाए, तब तक सब जिम्मेदारी होती है। फ्यूअर कनेक्शंस, हाँ ये जरूर है। एक तो चैलेंज ये भी हो सकता है तकनीकी, यानी कि लो स्किल एक चैलेंज हो सकता है कि देश में अगर स्किल कम है तो वहां ये काम नहीं करेगा। लो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी एक रीजन हो सकता है, वहां भी ये काम नहीं करेगा। फिर लोगों की नेटवर्किंग कितनी है, लोग आपस में कितने जुड़े हुए हैं, वहां भी काम नहीं करेगा। अगर आपके पास सही नेटवर्क नहीं होगा, सो दैट यू विल नॉट गेट बेनिफिटेड, आपको वहां पर लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज द गिग इकोनॉमी। सरकार इस पर बड़ा काम कर रही है, और ये जो चलन है गिग इकोनॉमी का, ये बढ़ा है पिछले कुछ सालों के अंदर। इसमें मेंस में भी सवाल पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। हालांकि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत गिग इकोनॉमी को परिभाषित भी किया गया है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि क्या किसी कानून में परिभाषित किया गया है, तो आप कहना यस, गिग इकोनॉमी को परिभाषित किया गया है या इसकी परिभाषा दी गई है। और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे सरकार इस पर और भी ज्यादा कुछ कदम उठाएगी, जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो उनके अनुसार, इस कोड के अनुसार भारत में गिग इकोनॉमी का चलन बढ़ा है, और ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर डेवलप हो रहा है उसमें गिग इकोनॉमी का बड़ा रोल है, इसलिए हम ये सब चीजें देख रहे हैं, ठीक है। अब बेटा अगर इसके आगे पढ़ाएंगे एक नया टॉपिक शुरू करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कल नए सिरे से नया टॉपिक शुरू करेंगे, बैंकिंग का टॉपिक शुरू करेंगे, विच इज रेलेवेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।